दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है। ठीक है, हम लोग जब भी जो है एग्रीमेंट बनवाते हैं 11 महीने के बनवाते हैं, उससे ज़्यादा का क्यों नहीं बनवाते हैं और उससे ज़्यादा का भी बनता है कि नहीं बनता है, इसके बारे में चर्चा होगा। और बनता है तो वो जो किस हिसाब से बनता है ये भी हम लोग जानेंगे। और अगर जो है हम लोग 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें जो है कितना खर्चा लगेगा और किस हिसाब से हमको गुजरना पड़ेगा वो भी हम लोग जानेंगे। और उसका महत्व क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है, और जो है 11 महीने से कम का एग्रीमेंट में वैल्यू क्या है, ये दोनों के बीच में हम लोग जानेंगे। रेंट लेने वाले भी बहुत हैं और रेंट देने वाले भी बहुत हैं, तो ये दोनों में जो है एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो ये इसी के मामले में जो आज हम लोग जानेंगे। तो ये 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और जो है 1 साल से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को जानने को मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों 11 महीने का जो एग्रीमेंट जो हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 11 महीने से अगर हम लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें हमें जो है एग्रीमेंट को जो है रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता है। तो मकान मालिक होता है वो और जो है किराएदार जो होते हैं वो दोनों के बीच में ही जो है ये एग्रीमेंट होता है। तो दोनों के बीच में एक प्रूफ के तौर पर जो है इसको माना जाता है और ये एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पे काम करता है। और जब ये जो है कोई मामला अगर फंस जाता है कोर्ट में, जब फंस जाता है तो कोर्ट भी जो है अगर इस एग्रीमेंट को अगर आप वहाँ पे लेके जाते हैं तो एक ये जो है प्रूफ के हिसाब से वहाँ पर काम आएगा, ना कि जो है आपका कोर्ट जो है ये आपके एग्रीमेंट की तरफ से जो है आपका कभी भी जो है कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। तो ये चीज़ें होता है 11 महीने के एग्रीमेंट में। और दोस्तों अगर आप जो है 1 साल से ऊपर का एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है वो हो जाता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, 1 साल से ऊपर का अगर आप जो है एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा और उसमें जो आपको स्टाम्प फीस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, स्टाम्प फीस कितना लगेगा ये भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, स्टाम्प फीस वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर आप कराते हैं तो उसमें क्या होगा, हो सकता है जो 1 साल से लेके जो है 5 साल के बीच में अगर आप कराते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 2% जितना आपका किराए का रेंट है, ठीक है, तो उसका जो है 2% आपका जो है स्टाम्प फीस लगता है। ठीक है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आप रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें जो है आपको लगभग जो है करीब 3% के हिसाब से लगता है। हो सकता है अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी आधार पर जो है होता है कि 3% के हिसाब से होता है। और 10 साल से ऊपर का अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 6% लगता है। इस तरीके से जो है स्टाम्प फीस लगता है। वहाँ जैसे आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएंगे तो आप स्टाम्प फीस देंगे, उसके बाद जो है लॉयर का खर्चा आपको देना होगा। ठीक है, और उसके साथ में एग्रीमेंट फीस। ठीक है, एग्रीमेंट जब रजिस्टर्ड कराएंगे, ठीक है, तो एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन फीस आपको वहाँ पे 1100 करीब जो है वहाँ पे खर्चा आपका सिक्योरिटी के तौर पे जो है आपको 100 रुपये का अलग और भी देना होता है। प्लस जो है आपका लॉयर का खर्चा ये रहेगा। तो ये सारी खर्चा लगा के दोस्तों टोटल खर्चा जो है आपको जो है 6000 से लेके जो है आपको जो है 10,000 के बीच में जो है आपका खर्चा बैठता है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल नोटराइज एग्रीमेंट अगर बनवाते हैं तो उस जगह पे आपको जो है यहाँ पे जो है कम खर्चा में ही जो है आपका हो जाता है। 100 रुपये की स्टाम्प लेकर वहाँ से आप बना सकते हैं। पैसा को बचत यानी कि आपकी खर्चा बचाने के लिए जो है आप इस तरीके से जो आप नॉर्मल नोटराइज एग्रीमेंट कराते हैं और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कराता है। ये जो यही अंतर है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े कंपनियां क्या होता है दोस्तों, जब वहाँ पे जैसे आप जो है कि किसी बैंक को रेंट दे रहे हैं, ठीक है, और किसी कंपनी को रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई दुकान खोलना चाह रहा है और बिजनेस पर्पज से अगर कोई रेंट ले रहा है तो वहाँ पर जब 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए इस टाइप का जो है एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, और उसमें ये भी लिखा रहता है कि हर साल जो है इंक्रीजमेंट होने का, हर साल जो है 10% या 20% इस तरीके हर साल जैसे बढ़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट की जो है जिस हिसाब से जो है महंगाई जो बढ़ता जाता है उसी हिसाब से जो वह 10% 20% जो है हर साल जो है इंक्रीजमेंट की भी लिखा रहता है। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी भी जमा हो रहता है। ठीक है, ये सारी बहुत सारी कहानियाँ होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होगा कि आपका ये सारी जो खर्चा होता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये उनके लिए क्या होगा कि आप वहाँ पे अगर 1 साल से ऊपर का कोई भी एग्रीमेंट कराते हैं तो वो जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है आपको दोनों को जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर वहाँ पे बाकायदा आप दोनों को जो है फ़ोटो खिंचाना होता है। वहाँ पे फ़ोटो खिंचाकर आप दोनों का वहाँ पे फ़ोटो भी लगेगा और रजिस्टर्ड होकर जो है आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेगा। और इसका महत्व ये होता है कि अगर कहीं आगे चल के कोई मामला फंस जाता है ये मामला जो है कोर्ट तक अगर पहुंच जाता है दोस्तों, तो उस जगह पे जो है ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ होगा उसी आधार पर जो है कोर्ट भी जो है वहाँ पे सुनवाई भी करता है। तो ठीक है, और नॉर्मल एग्रीमेंट अगर नोटराइज एग्रीमेंट किए हुए रहेंगे तो उस जगह पर आपको कोर्ट जो है इस नॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू से जो है सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल एग्रीमेंट यही होता है नोटराइज एग्रीमेंट कि एक किराएदार और एक मकान मालिक दोनों के बीच में एक प्रूफ के तौर पे ये काम करता है। तो दोस्तों आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या अंतर है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ आप लोग जान पाए होंगे और आपको जो है इसी आधार पे जो है आपको लेके आगे चलना है। तो दोस्तों ये आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।